Is my voice clear? विशाल, आवाज ठीक से आ रही है? Yes sir, yes sir. Okay, fine, thank you. So hello and welcome to everyone to the webinar series of the National Academy of Indian Railways. This meeting is being recorded. सभी को प्रातः का नमस्कार। ये वेबिनार शुरू करने से पहले मैं एक दो बातें बता दूं। इन केस बीच में एनोटेशन हमने बंद कर रखा है सभी का। सेकेंडली सभी को म्यूट एंड ऑन एंट्री सभी को म्यूट रखा गया है। लास्टली जब क्वेश्चन एंड आंसर सेशन शुरू होगा तब हम अनम्यूट कर देंगे सबको ताकि हर कोई बात कर सके। और एक बात इस सेशन के दौरान मैं चाहूँगा आप लोग जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो नोट करते रहें ताकि आप एंड में अपने क्वेश्चंस भूल ना जाए। चैट बॉक्स खुला है, आप चैट बॉक्स से भी चैट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं। ये जो वेबिनार है ऑन पेनल्टीज अंडर D&A रूल्स 1968 यानी कि रेलवे सर्वेंट्स डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स 1968, इसको करने के पीछे दो उद्देश्य हैं, दो टारगेट ग्रुप्स हैं। एक तो वो जो DR केसेस डील करते हैं और दूसरे वो जो DR में डिसीजन मेकर्स हैं यानी कि या तो डिसिप्लिनरी अथॉरिटीज हैं या फिर अपीलेट अथॉरिटीज हैं या फिर रिविजनरी अथॉरिटी। तो आई विश कि ये वेबिनार सबके लिए हेल्पफुल रहेगा। बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें इस वेबिनार के दौरान की जाएगी। देखिए, पेनल्टीज जब इम्पोज करते हैं तो इसमें बहुत सारी गलतियां होती हैं। स्पीकिंग ऑर्डर्स में गलतियां होती हैं या फिर जब NIP ड्रॉ हो जाए, एक बार इश्यू हो जाए उसके बाद भी कुछ गलतियां पाई जाती हैं। ऐसे में क्या किया जाए? सेकेंडली, एक से ज़्यादा अगर पेनल्टी इम्पोज की गई है तो उसे कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए और पेनल्टीज की इफेक्ट क्या होगी सर्विस कंडीशंस पे यानी कि प्रमोशंस पे और आगे इससे बढ़कर जैसे रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं, ये सब पे पेनल्टीज की क्या इफेक्ट होगी। तो ये सारी बातें कवर करने की कोशिश की जाएगी इस वेबिनार में। मैं चाहूँगा अंत तक बने रहें। जो भी लोग DR डील करते हैं या DR में D&A केसेस को लेके जो डिसीजन मेकर्स हैं यानी कि डिसिप्लिनरी अथॉरिटीज़ हैं, अपीलेट अथॉरिटीज़ हैं, ये सभी लोगों के लिए बहुत लाभदायी होगा ये वेबिनार। कंटेंट्स अंग्रेजी में है, डिलीवरी ज़्यादातर हिंदी में रहेगी। जैसे मैंने लास्ट टाइम मेरे वेबिनार में कहा था, मैं सारे ही वेबिनार्स एक बार और जो लोग हिंदी ढंग से समझ नहीं पाते उनके लिए सारे ही वेबिनार्स मैं अंग्रेजी में भी करने वाला हूँ। तो भाषा को लेकर आप चिंतित ना हो। ज़्यादा और बातें ना करते हुए हम सीधे वेबिनार के जो कंटेंट्स हैं उस पर ही जाते हैं। यानी कि सीधे मैं पेनल्टीज की बात करूंगा, पेनल्टीज के ऊपर ही जाता हूं सीधा कि पेनल्टीज कितनी है और कैसे उसे इम्प्लीमेंट किया जाए, उसके इफेक्ट क्या है, तो उसी पे चलते हैं। तो अंडर द रेलवे सर्वेंट्स डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स दो प्रकार की पेनल्टीज है, माइनर एंड मेजर। माइनर पेनल्टीज कुल मिला के 6 हैं। हालांकि जो रूल नंबर 6 है RSD&A रूल्स 1968 का रूल नंबर 6 है, इसमें आपको 9 क्लोज दिखेंगे। क्लोज नंबर 3 है जिसमें 2 पेनल्टीज और हैं, 3A 3B। तो क्लोज 3 के अलावा और 2 क्लोजेज हैं, 3A 3B। कुल मिला के 9 + 2 11 पेनल्टीज हैं, 6 माइनर और 5 मेजर। बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स
इस वेबिनार के दौरान कवर किए जाएंगे। एक तो मैंने बता दिया कि एक से ज़्यादा पेनल्टीज हैं तो कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। दूसरा, विथहोल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट अगर है तो अगर वो 6 महीने ही है, 6 महीने की पेनल्टी है, तो क्या इससे जो नेक्स्ट डेट ऑफ इंक्रीमेंट है उस पर कोई असर पड़ेगा। सेकेंडली, क्या डिसिप्लिनरी अथॉरिटी खुद अपने ऑर्डर को रिव्यू कर सकती है, और यदि कर सकती है तो कैसे मामले में, किन मामलों में कर सकती है। पेनल्टी इंपोज करते समय क्या ध्यान रखा जाए, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को क्या ध्यान रखना चाहिए की बात की जाएगी। डीपीसी का रोल क्या है, डीपीसी मतलब कि डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी का रोल क्या है पेनल्टीज को लेकर, इस पे बात की जाएगी। तो ये कुछ एक इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं जो मैं कब से स्टडी कर रहा हूँ, और ये सब को मैं आज कवर करने की कोशिश करूंगा। आई होप कि ये वेबिनार एक होलिस्टिक रूप में आपके सामने आए। एंड at the end I will request you to please note down your questions। आपके जो questions हैं उसको नोट करते रहें, और अंत में बिना झिझक के आप questions पूछ सकते हैं। अपने questions चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। कोशिश की जाएगी कि हर एक questions को एड्रेस किया जाए। Okay, so let us start with the minor penalties और उसके इफेक्ट्स। सेंश्योर इज द लीस्ट पेनल्टी, या इसे कई लोग नो पेनल्टी भी कहते हैं। सेंश्योर को कई लोग नो पेनल्टी कहते हैं, या लीस्ट, इट इज द लीस्ट पेनल्टी, सबसे कम पेनल्टी मानी जाती है, बट इट्स अ पेनल्टी। प्लीज रिमेंबर दैट since it is a penalty, the DPC can take cognizance of the censure also। सेंश्योर को नो पेनल्टी इसलिए कहा जाता है कि एम्प्लॉय को ब्लेम वर्दी तो माना जाता है, यानी कि एम्प्लॉय ने कुछ काम किया जिसे कंडेम किया जा सके। सेंश्योर का सीधा मतलब कंडेम होता है, कि जिसे कंडेम किया जा सकता है। तो ऐसा काम जहां पर वार्निंग नहीं बट एक पेनल्टी की जरूरत होती है, तो ऐसे में सेंश्योर इंपोज की जाती है। बोर्ड ने भी, रेलवे बोर्ड ने, जब मैं बोर्ड की बात करूं इसका मतलब है रेलवे बोर्ड ने भी एक क्लैरिफिकेशन इश्यू कर रखे हैं कि जहां अभी चार्जशीट इश्यू हुई हो एंड एम्प्लॉय अगर गिल्टी पाया जाता है तो एटलीस्ट सेंश्योर इंपोज किया जाना चाहिए। द D&A प्रोसीडिंग शुड नॉट एंड विद द वार्निंग लेटर। सेंश्योर के साथ कोई टाइम लिमिट जुड़ी हुई नहीं होती, यानी कि 2 महीने के लिए सेंश्योर, 6 महीने के लिए सेंश्योर, ऐसा नहीं होता है। शायद इसलिए भी इसे नो पेनल्टी माना जाता है। सेंश्योर का मतलब केवल कंडेम, एम्प्लॉय द्वारा जो भी ऐसा कार्य, जो भी ऐसा ऑफेंस हुआ है जिसे, जो इतना ग्रेव नहीं है, सीरियस नहीं है, केवल सेंश्योर करके छोड़ देते हैं, जिससे एम्प्लॉय को और कोई हानि नहीं होती, कोई मॉनिटरी या सर्विस में हानि नहीं होती। हालांकि क्योंकि ये पेनल्टी है, डीपीसी इसको कॉग्निजेंस में लेकर इसका बुरा प्रभाव प्रमोशन पे भी पड़ सकता है। ओके, द नेक्स्ट पेनल्टी, that is penalty in clause 2 is withholding of promotion for a specified period। देखिए, प्रमोशन विथहोल्ड करना एक कॉन्सिक्वेंस भी हो सकती है आगे की एक दो पेनल्टीज हैं, जिसको लेके 3B ऑनवर्ड जो पेनल्टीज हैं, क्लोज 3B ऑनवर्ड, वो सभी पेनल्टीज ऐसी हैं जिससे प्रमोशन पे असर पड़ सकता है। बट ये स्पेसिफिक पेनल्टी है प्रमोशन विथहोल्ड करने के बारे में। तो यहाँ 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं ये पेनल्टी इंपोज करने से पहले, कि एक तो पीरियड स्पेसिफाई करें। द पीरियड कैन नॉट बी इंडेफिनिट पीरियड,
रिजनेबल पीरियड होना है, क्योंकि ये माइनर पेनल्टी है ना, इसको प्रोलॉन्ग पीरियड, बहुत लंबा पीरियड के लिए न थोपी जाए, और जो इंक्रीमेंट होल्ड करने की वजह से या पे रिडक्शन होने की वजह से प्रमोशन नहीं होता है तो वो डबल पेनल्टी नहीं मानी जाती, वो एक कॉन्सिक्वेंस है एज ए रूल। ये पेनल्टी ऑल टुगेदर एक डिफरेंट पेनल्टी है देन द प्रमोशन विच इज विथहेल्ड ड्यू टू इंक्रीमेंट, विथहेल्ड और रिडक्शन इन पे, ठीक है। तो ये हो गई पेनल्टी 1 एंड 2। तो आगे बढ़ते हैं, पेनल्टी इन क्लोज 3, ये भी माइनर पेनल्टी है। रिकवरी फ्रॉम पे ऑफ द होल और पार्ट ऑफ एन एनी पेक्यूनियरी लॉस caused by the railway servant to the administration by negligence or breach of orders। यहाँ 2-3 इंपॉर्टेंट बातें हैं इस पेनल्टी को इम्पोज करते समय जो ध्यान में रखनी है। एक तो recovery of pecuniary loss means generally the loss which can be expressed in terms of money, है ना, ऐसा लॉसेस हो। सेकेंडली, यदि रिकवरी बहुत लार्ज है तो इंस्टॉलमेंट्स फिक्स किए जा सकते हैं। एक और बात इंपॉर्टेंट है कि एडिशनल पेनल्टी भी इंपोज की जा सकती है, जहां डिसिप्लिन अथॉरिटी ये समझे कि यहाँ केवल लॉस की बात नहीं है, कुछ मिसकंडक्ट, मिसबिहेवियर की भी बात है। इन दैट केस पेनल्टीज जो आपकी स्क्रीन पे दिख रही है, पेनल्टीज ऑफ सेंश्योर, विथहोल्डिंग ऑफ प्रमोशन, withholding of passes and PTO, reduction in pay, withholding of increments, और even reduction जहां पर इंक्वायरी वगैरह हो चुकी है, ऐसे में reduction in rank, ये भी हो सकती है penalty in addition. So it can be a combination of penalty, but will not be construed as double penalty. Secondly, पार्ट, होल और पार्ट ऑफ रिकवरी से मतलब ये है कि पेनल्टी जो है, जस्ट ए मोमेंट, गेटिंग कॉल्स फॉर लिंक, हाइपर लिंक। So whole or part से मतलब है depending on the merit of the case, right? And in addition, as I said, additional penalty भी हो सकती है, and it will not tantamount to double penalty। ये सारे clarifications आपको discipline and appeal rules पे master circulars हैं, specifically penalties पे, इसमें मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, पेनल्टी इन क्लोज 3, माइनर पेनल्टी है ये भी। प्लीज सर, वो 4:30 बजे आए थे और विथहोल्डिंग ऑफ द प्रिविलेज पास, पीटीओस और यानी कि पास पीटीओ को विथहोल्ड करना, दोनों को, पास या पीटीओ या दोनों को विथहोल्ड करना। अब यहाँ जरूरी है कि ये जो पेनल्टी इंपोज की जाए, इसमें पीरियड न बताते हुए केवल नंबर ऑफ सेट्स, हाफ सेट, फुल सेट, 2 सेट्स, 3 सेट्स, इस तरह सेट्स बताए गए। आगे इसमें एक क्लैरिफिकेशन है कि लार्ज नंबर ऑफ पास और पीटीओ शुड नॉट बी। देखिए, जो भी पेनल्टी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी इंपोज करता है, इट शुड कॉमंसुरेट विद द ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस। सो वी नीड टू इक्वेट द पेनल्टी। आप कहीं पर इंक्रीमेंट, अगर ये पूछा जाए कि इंक्रीमेंट विथहोल्ड करने की पेनल्टी है और पास पीटीओ विथहोल्ड करने की पेनल्टी है, तो ये डिसिप्लिनरी अथॉरिटी पे डिपेंड करता है कि वो कौन सी पेनल्टी इंपोज करे, राइट? वो उसके अपने विचार, अपनी क्या बोलते हैं, विजडम, उस पर डिपेंड करता है कि वो क्या पेनल्टी। कहीं कोई हार्ड एंड फास्ट लेट डाउन रूल्स नहीं है इसको लेके, एक्सेप्ट
जहां एक्सीडेंटल केसेस हैं, प्राइमरी करप्शन के केसेस हैं, वैसे में जो पेनल्टीज हैं उसके बारे में गाइडेंस है कि ऐसे मामलों में केवल यही पेनल्टी इंपोज की जाए, बाकी सारे मामलों में डिसिप्लिन अथॉरिटी अपनी सूझबूझ का उपयोग कर सकता है। अब उसी के बेसिस पे पेनल्टी इंपोज करें। सो लार्ज नंबर ऑफ पास एंड पीटीओस को इंपोज ना किया जाए, ये क्लैरिफिकेशन है उसी मास्टर सर्कुलर में। सेकेंडली, पीआरसीपी यानी कि पोस्ट रिटायरमेंट कॉम्प्लीमेंट्री पासेस कैन नॉट बी गिवन। यदि एम्प्लॉय रिटायर हो रहा है तो रिटायरमेंट के बाद वाला पीटीओ तो खैर मिलता नहीं रिटायरमेंट के बाद, तो पोस्ट रिटायरमेंट पासेस को विथल नहीं किया जा सकता। ये क्लैरिफिकेशन इश्यू करने की जरूरत इसलिए पड़ी शायद मिनिस्ट्री को, क्योंकि ऐसे इंसिडेंसेस सामने आए थे जहां पर 50-60 सेट पासेस बंद कर दिए गए थे एम्प्लॉयज को, यानी कि 20-30 साल के लिए। सो इट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट कि इस तरह की पेनल्टी होती है। हमेशा माइनर पेनल्टी जब इंपोज की जाती है तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये माइनर ऑफेंस का केस है। आगे बढ़ते हैं, पेनल्टी इन क्लोज 3B ऑफ रूल 6। ये है पेनल्टी जो केवल पे को अफेक्ट करती है, एम्प्लॉय के स्केल को, उसकी पोस्ट को अफेक्ट नहीं करती, केवल पे को। 3B, रिडक्शन टू ए लोअर स्टेज इन द टाइम स्केल ऑफ पे। यहाँ स्टेज से मतलब है इंक्रीमेंटल स्टेज, फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 years विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट एंड नॉट एडवर्सली अफेक्टिंग द पेंशन। तो आपके सामने आपको दिखेगा कि ये 3-4 यहाँ पर राइडर्स हैं। आपको नॉट वन स्टेज ओनली, यानी कि वन इंक्रीमेंटल स्टेज, देन नॉट एक्सीडिंग 3 years विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट एंड नॉट एडवर्सली अफेक्टिंग द पेंशन। ये 3-4 जो राइडर्स हैं, इससे बनती है पेनल्टी 3B। अगर ये कंडीशन में से कोई भी कंडीशंस वायलेट हो जाती हैं, सपोज कि पेनल्टी एक स्टेज के बजाय 2 स्टेज कर दी गई, वो हो गई मेजर पेनल्टी इन क्लोज 5। अगर 3 साल से ज्यादा कर दी गई, वो हो गई अगेन मेजर पेनल्टी इन क्लोज 5। यदि पेनल्टी से एम्प्लॉय का पेंशन अफेक्ट हो रहा है, वो हो गई पेनल्टी इन क्लोज 5, यानी कि वो हो जाएगी मेजर। और इसमें सर इसमें जो ध्यान में रखने वाली बात है वो है, एक तो डेट ऑफ इफेक्ट, कब से इफेक्टिव होगी ये पेनल्टी, दैट कैन बी मेंशन इन द ऑर्डर इटसेल्फ। If nothing is mentioned, then the penalty will be effective immediately, है ना। एक थंब रूल है, कोई भी आदेश जब जारी किए जाते हैं, अगर इसमें कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस नहीं है कि ये आदेश कब से जारी होंगे, कब से लागू होंगे, तो उसे मान लिया जाता है कि डेट ऑफ इश्यू। पे विल रिमेन कांस्टेंट। ये रेलवे के जो रूल्स हैं, DNA रूल्स, उसके अनुसार और जो पे रिड्यूस हुआ है वो कांस्टेंट रहेगा पूरी अवधि के दौरान। पूरी पेनल्टी की अवधि जो है, 1 साल हो चाहे 2 साल हो, तब तक वो कांस्टेंट रहेगा। नो प्रमोशन कैन बी ग्रांटेड ड्यूरिंग द करेंसी। जब तक ये पेनल्टी पूरी नहीं हो जाती, तब तक एम्प्लॉय का प्रमोशन नहीं किया जा सकता। And on expiry, pay is to be restored with notional increments if any, as if no penalty was imposed. इससे मतलब है, क्योंकि ये विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट है, इसलिए पेनल्टी का पीरियड जब खत्म होता है तो पे ऐसे रिस्टोर होगा जैसे कोई पेनल्टी थी नहीं, और नॉर्मली जो एम्प्लॉय को इंक्रीमेंट्स मिलने थे वो सारे रिलीज कर दिए जाएंगे। एक और इम्पोर्टेंट बात कि जहां जहां ये पेनल्टी इंपोज होती है, जो पे से इफेक्ट होती है, वहां पर एक मेमोरेंडम इशू होना चाहिए। तो मैंने कई जगह देखा है कि ये इस तरह के मेमोरेंडम इशू नहीं किए जाते हैं, तो मेमोरेंडम अवश्य इशू होना चाहिए बेस्ड ऑन NIP rather than NIP, entire NIP goes to the pay clerk, which is not correct, है ना। तो एक मेमोरेंडम इशू होना चाहिए केवल जिसमें NIP का रेफरेंस हो, जिसके बेसिस पे पे कौन से स्टेज पे फिक्स किया है वो पता चले, या फिर कहां पर रिस्टोर किया है वो पता चले।
कब रिस्टोर किया जाना है वो बता सकते। The next is penalty in clause 4. This is regarding withholding of increments. Increment of pay for a withholding of increment of pay for a specified period with further direction as to on the expiry of such period, this will or will not have the effect of postponing the future increments of pay. So ये पेनल्टी विथ और विदाउट फ्यूचर इफेक्ट, लेकिन जहां विथ फ्यूचर इफेक्ट इसे इंपोज किया जाना है वहां पर इंक्वायरी का होना आवश्यक। इस पेनल्टी से जुड़ी हुई जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो ये हैं कि जब हम इंक्रीमेंट विथहोल्ड करते हैं देन जो ऑपरेटिव इसकी जो इफेक्ट है वो डेट ऑफ इंक्रीमेंट से ही, ये इमीडिएट इफेक्ट से नहीं, यानी कि जो इंक्रीमेंट ड्यू होने वाला है केवल उसी को इफेक्ट करेगा। सपोज ऑर्डर 1 जुलाई को इश्यू हुआ है एनआईपी, तो 1 जुलाई को वो इंप्लीमेंट नहीं की जा सकती, अब वो अगली 1 जुलाई को इंप्लीमेंट होगी, क्योंकि इंक्रीमेंट इज नाउ ऑटोमेटिक। ठीक है, इंक्रीमेंट एम्प्लॉय को इंक्रीमेंट देने के लिए किसी आदेश की आवश्यकता है ना। इंक्रीमेंट को टाइम टू टाइम सिंप्लीफाई किया गया है। पहले तो एफिशिएंसी बार टेस्ट भी थे उसमें इस जमाने में, 4th पे कमीशन के समय, तो ये सब हटा के जो इंक्रीमेंट्स हैं उसको इतना सिंप्लीफाई किया गया दैट इट विल बी गिवन, इट विल बी ग्रांटेड ऑटोमेटिकली। सो जैसे ही 30 जून छोड़ के घड़ी की सुई 1 जुलाई की तरफ जाती है, इंक्रीमेंट लग गया, यानी कि 1 जुलाई को यदि कोई एनआईपी इश्यू हुई है तो उस इंक्रीमेंट उस दिन को वो इफेक्टिव नहीं होगी, वो नेक्स्ट इंक्रीमेंट को ही अफेक्ट करेगी। इसको ध्यान रखें। सो इससे ये पॉइंट नंबर 1 एंड 2 कवर हो जाते हैं। नो प्रमोशन ड्यूरिंग द करेंसी ऑफ द पेनल्टी, यानी कि इंक्रीमेंट विथहेल्ड कर दिया गया, इफेक्ट में आ गई है पेनल्टी, तो तब से जब तक एम्प्लॉय की पेनल्टी खत्म नहीं हो जाती, एम्प्लॉय कैन नॉट बी प्रमोटेड। दिस इज ए कॉन्सिक्वेंशियल इफेक्ट ऑन द सर्विस कंडीशंस। ठीक है, देन इंक्रीमेंट पीरियड इज टू बी मेंशन। कौन से पीरियड से कौन से पीरियड तक ये पेनल्टी लागू होगी, ये जरूर मेंशन करना है, अदरवाइज ऑर्डर्स में एम्बिग्यूटी रह जाएगी। प्लीज नोट डाउन कि एडवांस इंक्रीमेंट्स जहां भी एज ए सर्विस कंडीशन दिए जाते हैं उससे ये पेनल्टी का कुछ लेना देना नहीं है, ये केवल नॉर्मल इंक्रीमेंट की बात है जिसे रोका जा सकता है। सो यहाँ हमने सारी पेनल्टीज जो माइनर पेनल्टीज हैं सारी कवर कर ली। फिर से एक बार बता देता हूँ, सेंश्योर, विथहोल्डिंग ऑफ प्रमोशन, रिकवरी फ्रॉम पे, withholding of pass और PTO, reduction to a lower stage, ये हो गई पांचवी, और ये हो गई छठी माइनर पेनल्टीज, withholding of increments। ओके, सो इससे रिलेटेड यदि आपके दिमाग में कोई सवाल है तो काइंडली इसको नोट डाउन करके रखिएगा, और अंत में जब सेशन ओपन कर दिया जाए तब आप बेझिझक पूछिएगा। तो ये माइनर पेनल्टी खत्म करके आगे बढ़ते हैं हम लोग मेजर पेनल्टी की। 6 माइनर पेनल्टी हैं, 5 मेजर पेनल्टीज हैं, कुल मिला के 11 हो गई। इसमें जो पहली पेनल्टी है मेजर पेनल्टी में, इसमें लिखा है सेम एज प्रोवाइडेड फॉर इन क्लोज 3B, रिडक्शन टू अ लोअर स्टेज इन द टाइम स्केल ऑफ पे, यानी कि ये जो पेनल्टी है ये पेनल्टी भी केवल पे को इफेक्ट करती है। ठीक है, so reduction to a lower stage in the time scale of pay for a specified period
with further directions as to whether on the expiry of such period the reduction will or will not have the effect of postponing the future. अब ये मैं आपके सामने इसलिए पढ़ रहा हूँ वर्ड टू वर्ड क्योंकि पेनल्टीज इंपोज करते समय हर शब्द इंपॉर्टेंट है और इसीलिए 2021 में रेलवे बोर्ड को एक क्लैरिफिकेशन, एक सर्कुलर जारी करने की जरूरत पड़ गई जिसमें फ्रेजियोलॉजी ऑफ दी पेनल्टीज के बारे में लिखा गया है कि जब आप पेनल्टी इंपोज करते हैं तो इसकी फ्रेजियोलॉजी पे ध्यान दें और इसके अनुसार ही पेनल्टी इंपोज करें, यानी कि रूल नंबर 6 में। केवल रूल नंबर 6 पढ़ना काफी नहीं है, मैं आपको बता दूं बाद में जो क्लैरिफिकेशन जैसे पेनल्टी नंबर 6 में क्लैरिफिकेशन इश्यू हुए हैं उसको भी पढ़ना चाहिए। तक हम लोग पेनल्टी 5 पर हैं। ओके, सो क्या क्या इस पेनल्टी को लेके क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। पहले तो डेट ऑफ इफेक्ट जो है इट विल बी एज मेंशन्ड either from the immediate effect or from the date it is mentioned in the order. Secondly, pay to remain constant. Pay will remain constant, just like in 3B. 3B के अलावा जो भी आप पे रिडक्शन होता है 3B में जो प्रोविजन है इसके अलावा अगर रिडक्शन किया जाता है यानी कि more than one stage, more than 3 years with future effect or affecting the pension, so ये हो जाएगी मेजर। so date of effect important है। pay will remain constant, no promotion during the currency, promotion नहीं दिया जा सकता जब तक ये पेनल्टी करंट है। इसमें एक और बात है, if penalty is to operate to postpone future increments, extent of the periods, such periods shall not count for, यानी कि यहाँ पर ये वो एक राइट दिया गया है कि वो पूरा एंटायर पीरियड विद फ्यूचर इफेक्ट ना बताते हुए इसको पार्शियली फ्यूचर इफेक्ट, पार्शियली विदाउट फ्यूचर इफेक्ट कर सकता है, ये प्रोविजन भी। एंड दिस पेनल्टी कांट बी फॉर इंडेफिनेट, ये इंडेफिनेट पीरियड के लिए नहीं हो सकती, इसमें पीरियड इज रिक्वायर्ड टू बी स्पेसिफाइड एज मेंशन इन दी प्लीज नोट। आगे बढ़ते हैं पेनल्टी 6। अब जितनी भी पेनल्टीज हैं वो पेनल्टी एम्प्लॉय के स्टेटस, उसकी पोस्ट को अफेक्ट करती है। अब तक जितनी भी पेनल्टी थी यानी कि आपको पेनल्टी 5 केवल और केवल एम्प्लॉय के पे तक को अफेक्ट करती थी। आगे जो पेनल्टी 6 ऑनवर्ड्स हैं वो एम्प्लॉय के स्टेटस को, उसकी पोस्ट को, ग्रेड को, सर्विस को अफेक्ट करती है, राइट। सो पेनल्टी नंबर 6 में क्या लिखा है देखिए, रिडक्शन टू ए लोअर टाइम स्केल ऑफ पे, ग्रेड, पोस्ट और सर्विस फॉर ए पीरियड टू बी स्पेसिफाइड which shall be barred to the promotion during such period with direction whether or not on promotion to the post grade service from which he was reduced such period of the reduction shall operate to postpone his future increments, and if yes, to what extent. Secondly, whether employee will regain his seniority. This penalty actually is a combination of many penalties you can see. एम्प्लॉय को उसके पद से रिड्यूस किया जा रहा है, उसके ग्रेड से हो सकता है रिड्यूस किया जाए, सर्विस में रिड्यूस किया जाए, ठीक है। और अगर वो समझ लीजिए कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द पेनल्टी जब उसको रिस्टोर किया जाता है उस पोस्ट पे, तो क्या वो एम्प्लॉय सिक्योरिटी वापस पाएगा या नहीं। तो ये पेनल्टी जो है थोड़ी सी कॉम्बिनेशन के साथ है कि कौन कौन से इफेक्ट हो सकते हैं इसमें, तो थोड़ा सा विस्तार से समझेंगे इसको। जैसे लिखा है स्केल ऑफ पे, जो कि अब 7th पे कमीशन में हो गया लेवल, ग्रेड,
ग्रेड से मतलब होता है जैसे ट्रैक मेंटेनर होते हैं ग्रेड 1 ग्रेड 2, टेक्नीशियन ग्रेड 1 ग्रेड 2 ना। पोस्ट का कई बार सीधा रिलेशन होता है ग्रेड से यानी कि लेवल से, और सर्विस का मतलब है ग्रुप ए सर्विस, ग्रुप बी सर्विस वगैरह, ठीक है। एक जेई है, एक सपोज एक जूनियर क्लर्क है या फिर एक टेक्नीशियन ग्रेड 3 है जो अपने क्या कहते हैं काबिलियत की वजह से सपोज एक ग्रुप बी से आगे ग्रुप ए ऑफिसर तक बन जाए, तो उसको कहां तक रिड्यूस किया जा सकता है वो बात करेंगे, ठीक है। सो रिडक्शन टू ए लोअर टाइम स्केल ऑफ पे ग्रेड पोस्ट और सर्विस और एक पीरियड टू बी स्पेसिफाइड। पहले ये जो क्लैरिफिकेशन इशू हुआ 2011 में, इससे पहले थोड़ी सी एम्बिग्युइटी थी रिगार्डिंग पीरियड, है ना, और या फिर ये कह सकते हैं कि क्या वो इनडेफिनेट पीरियड के लिए पहले इंपोज की जा सकती है। सो हाँ, तो 2-3 चीजें हैं इसमें, पे को भी अफेक्ट कर सकती है और इसकी सीनियरिटी। क्लैरिफिकेशन ये है इसमें कि एम्प्लॉय को रिड्यूस करने के बाद किसी एक ग्रेड से हायर ग्रेड से लोअर ग्रेड में उसका पे फिक्स किया जा सकता है, ये क्लैरिफिकेशन है, एंड इट विल नॉट बी ए डबल पेनल्टी। रिटेन सीनियरिटी से मतलब है कि एम्प्लॉय जब रिस्टोर कर दिया जाता है तो क्या वो उसी सीनियरिटी नंबर पे रहेगा या फिर उसका नंबर चेंज हो जाएगा। सो द पॉइंट इज, जहां सीनियरिटी अफेक्ट करने वाला आदेश है, आदेश में ये क्लियरली लिखा जाना चाहिए वेदर द रिडक्शन टू द पोस्ट टू ए पर्टिकुलर पोस्ट और ग्रेड और सर्विस विल हैव इफेक्ट ऑन द सीनियरिटी और नॉट। ये एक क्लैरिफिकेशन बोर्ड ने इशू किया है, ये क्लियरली मेंशन करना चाहिए आदेश के अंदर। तो एक एग्जांपल के साथ समझेंगे कि सीनियरिटी को कैसे अफेक्ट कर सकता है। जहां सीनियरिटी को अफेक्ट करता है वहां ऐसी पोजीशन हो सकती है, सपोज एक जेई जो है लेवल 6 में, वो समझिए कि लेवल 7 में एससी या एसएससी के लेवल 7 में उसकी पदोन्नति हुई है और पदोन्नति को केवल 6 महीने हुए, यानी कि जेई लेवल 6 से एसएससी लेवल 7 में पहुंचने में उसे केवल 6 महीने हुए। अब ये 6 महीने के दौरान 6 महीने के बाद जब उसको पेनल्टी इंपोज की गई, वो पेनल्टी हुई उसको सपोज 2 साल के लिए, यानी कि उसको फिर से जेई में रिड्यूस कर दिया गया। यहाँ एक बात इंपॉर्टेंट है कि जो रिडक्शन है इट कैन नॉट बी लेस देन द एंट्री ग्रेड ऑफ द एम्प्लॉय। एंट्री ग्रेड से मतलब होता है कि रेलवे में जो एंट्री हुई है उससे नीचे नहीं किया जा सकता है एम्प्लॉय को। फॉर एग्जांपल, एक जेई आया है तो जेई को आप टेक्नीशियन आरआरबी से एज ए जेई किसी ने एंट्री पाई है, अपॉइंटमेंट हुई है, तो उसे आप टेक्नीशियन ग्रेड 1 या टेक्नीशियन ग्रेड 2 वहां रिड्यूस नहीं कर सकते, इट इज अगेंस्ट द लॉ। तो हम उस जेई और एसएससी की बात जो करते हैं, 2 साल की जो पेनल्टी है उस दौरान जितने भी एम्प्लॉइज प्रमोट होंगे और जिन्होंने 6 महीने से ज्यादा सर्विस कर ली एज ए एसएससी, वो सारे ही इस एम्प्लॉय से सीनियर होंगे। जहां सीनियरिटी को अफेक्ट करने वाली बात की गई है आदेश में। आई होप आई एम क्लियर। एक और बात बता दूं आपको, लेवल द प्रीवियस पेनल्टी रिडक्शन टू ए लोअर स्टेज इन द टाइम स्केल ऑफ पे, यानी कि पेनल्टी 5 और पेनल्टी 3B। इसके बारे में एक पॉइंट जो कहना छूट गया था वो ये था कि रिडक्शन इन पे उस मामले में नहीं हो सकता जहां एम्प्लॉय का पे इनिशियली फिक्स किया गया। कहने का मतलब है जिस ग्रेड में एम्प्लॉय काम कर रहा है वहां यदि उसने कोई भी इंक्रीमेंट अर्न नहीं किया है तो ये पेनल्टी इंपोज नहीं की जा सकती है। ऐसे मामले में डीए को सोचना चाहिए
कि क्या वो आगे वाली पेनल्टी यानी कि विथहोल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट लगाए या नहीं लगाए। हम सेशन के अंत में कुछ एक प्रैक्टिकल बातें भी करेंगे पेनल्टी इंपोज करने के बारे में। ठीक है, ओके, सो हमने डिस्कस कर ली 1 से 6 नंबर की पेनल्टी, जिसमें 6 माइनर पेनल्टीज हमने डिस्कस कर ली और 2 मेजर पेनल्टीज डिस्कस। अब आगे बढ़ते हैं पेनल्टी 7, 8 एंड 9। तो 7 सबसे पहले, कंपल्सरी रिटायरमेंट। तो ये पेनल्टी के बारे में एक बात तो मैं ये कह दूंगा कि कंपल्सरी रिटायरमेंट अंडर द DNDR इज डिफरेंट देन द रिटायरमेंट इम्पोज्ड अंडर द सर्विस रिव्यू एज पर रूल 1802 ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट कोड, या फिर जिसे हम 56J कहते हैं, फंडामेंटल रूल 56J कहते हैं। तो ये पेनल्टी है और वो पेनल्टी नहीं है। 56J में जो रिटायरमेंट इम्पोज किया जाता है वो पेनल्टी नहीं माना जाता। कंपल्सरी रिटायरमेंट में एम्प्लॉय घर जाता है, एक तो ऑब्वियस बात है कि अब उसे नौकरी छोड़नी पड़ेगी। दूसरा, इसे पेंशन और पेंशनरी बेनिफिट्स मिलेंगे, लेकिन यहां भी एक प्रोविजन है कि DA यदि चाहे 1/3 तक पेंशन काट सकता है। हालांकि ऐसा मैंने बहुत कम देखा है। 1/3 तक पेंशन को रोकने का, काटने का प्रोविजन दे रखा है फॉर द डिसिप्लिन अथॉरिटी अंडर द कंपल्सरी। ज्यादातर केसेस जो मैंने देखे हैं प्रैक्टिकली, इसमें कंपल्सरी रिटायरमेंट, as the name suggests, the employee is retired compulsorily as a penalty with all the benefits, that is 100% benefits. तो other benefits क्या हैं वो हम बात करें। ये चूंकि जो हम पेनल्टीज 7, 8 एंड 9 की बात कर रहे हैं वो सारी पेंशन को इफेक्ट करती है, सेटलमेंट बेनिफिट्स, रिटायरमेंट बेनिफिट्स को इफेक्ट करती है। तो जहां भी मैं पेंशन की बात करूंगा उसका मतलब है पेंशन इन दी ओल्ड पेंशन स्कीम, यानी कि रेलवे सर्विस पेंशन रूल्स 1993 की बात है, ओल्ड पेंशन स्कीम की बात है। न्यू पेंशन स्कीम से इसका कोई लेना देना नहीं। ठीक है, तो जहां भी मैं पेंशन या ग्रेचुइटी की बात कर रहा हूं वो ओल्ड पेंशन स्कीम से लागू से रिलेटेड। ओके, सो व्हाट आर द बेनिफिट्स अवेलेबल अंडर द पेनल्टी ऑफ कंपल्सरी। तो पहले तो पेंशन कैन नॉट बी लेस देन 2/3, तो पेंशन मिलेगा, सो इट कैन बी अप टू 100%। 100% तक पेंशन एम्प्लॉय को दिया जा सकता है। ठीक है। दूसरा, लीव एनकेशमेंट, यस, जहां भी अगर पेंशन काटी जाती है 1/3 तक की, यानी कि 2/3 दी है केवल, ऐसे मामले में भी लीव एनकेशमेंट इज एडमिसिबल, कम्यूटेशन इज एडमिसिबल। The other benefits are also admissible as per rules, right? जहां भी जैसे पोस्ट ग्राजुएट कॉम्प्लीमेंट्री पास से आगे बढ़ते हैं। The next penalty is penalty in clause 8, removal from service, which shall not be a disqualification for future employment under the government or railway administration। कहने का मतलब है कि रिमूवल या रिमूवल जहां इंपोज किया जाता है, इससे एम्प्लॉय की फ्यूचर गवर्नमेंट एम्प्लॉयबिलिटी पे कोई असर नहीं। बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिसमिसल एंड रिमूवल इज एक्सप्लेन्ड हियर कि removal is not a disqualification for future government service, whereas dismissal is a disqualification for the future government service or railway service. Now, in both of these penalties, यानी कि removal और dismissal दोनों penalty में employee अपनी सारी अर्हक सेवा यानी कि qualifying service गंवा देता है। देखिए, employee forfeits his qualifying service। ये qualifying service ही तो बेस्ड होता है पेंशन और ग्रेचुइटी कैलकुलेट करने।
जब क्वालिफाइंग सर्विस ही नहीं रही तो काय का पेंशन, काय की DCR। तो ये वजह है कि एम्प्लॉय को रिमूवल और डिसमिसल में कोई पेंशन या पेंशनरी बेनिफिट्स के लाभ नहीं मिलता है, ठीक है। लेकिन कई मामले ऐसे हो सकते हैं जो कि डिजर्विंग और सम कंसिडरेशन, सम कंपेशन कि एम्प्लॉय को कुछ बेनिफिट के साथ रिमूव या डिसमिस कर दिया जाए। सो यहाँ पर एक प्रोविजन किया गया है पेंशन रूल्स में, पुरानी पेंशन नीति है उसमें, कि एम्प्लॉय को यदि केस डिजर्विंग है, अब मैं दोबारा डिजर्विंग की बात कर रहा हूं तो डिजर्विंग केस क्या होता है उसकी भी बात करूंगा, कि कंपेशनेट अलाउंस नाम का जो पेंशन है, दिस इज वन टाइप ऑफ पेंशन, पुरानी पेंशन नीति है, इसमें 7 डिफरेंट प्रकार के पेंशन दिए हुए हैं, इसमें से एक प्रकार है पेंशन, तो अब मैं इसको पेंशन ही कहूंगा, ठीक है। तो यदि एम्प्लॉय को पेंशन दिया जाता है जो कि कंपेशनेट अलाउंस रूल में लिखा हो, तो इसकी क्या कंडीशन, किस केस को डिजर्विंग केस कहा जा सकता है। तो 3 इसके पैरामीटर्स हैं जो कि 2008 में रेलवे बोर्ड ने एक सर्कुलर जारी किया था, RBE 164/2008, RBE 164/2008, ठीक है। इसमें 3 पैरामीटर्स की बात की है कि ये 3 पैरामीटर को चेक करते हुए DA यदि चाहे तो एम्प्लॉय को कंपेशनेट अलाउंस दे सकता है। तो कौन से 3 पैरामीटर है? सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर है वो है नेचर ऑफ केस, यानी कि केस में चार्जेस क्या थे जिसके आधार पर एम्प्लॉय को, जिसके कारण एम्प्लॉय को रिमूव या डिसमिस किया गया। सो ये बताया गया है कि ऐसा कोई भी मामला जहां पर ब्राइबरी, करप्शन है ना, अल्टीरियर मोटिव्स, ग्रेटिफिकेशन है ना, अनड्यू ग्रेटिफिकेशन, ये वाले मामले हैं, वहां पर केस डिजर्व नहीं करता और ऐसे में कंपेशनेट अलाउंस न दिया जाए। दूसरा पैरामीटर है पास्ट सर्विस। जी हाँ, आपकी पिछली सेवा भी, एम्प्लॉय की पिछली सेवा भी कंसिडर की जाती है टू कंसिडर दी ग्रांट ऑफ कंपेशनेट अलाउंस, यानी कि पेंशन। तीसरा, एम्प्लॉय की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, उसकी फैमिली कंडीशन कैसी है, ये कंसिडर करते हुए ये डिटरमिन किया जाता है कि केस डिजर्विंग है या नहीं। कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं कंपेशनेट अलाउंस यानी कि पेंशन ग्रांट करने के बारे में, कि एक तो कम से कम 10 साल की क्वालिफाइंग सर्विस का होना जरूरी है, 10 years, तो ही कंपेशनेट अलाउंस दिया जा सकता है, अन्यथा नहीं। और जो बेनिफिट्स कंपेशनेट अलाउंस के साथ एसोसिएटेड होता है या हो सकता है, वो है एज पर रूल नंबर 65 ग्रेचुइटी। क्या कंपेशनेट अलाउंस दिए जाने पर ग्रेचुइटी के लिए पात्र है एम्प्लॉय या नहीं है? सो रूल नंबर 65 ऑफ द पेंशन रूल्स 1993 सजेस्ट कि एम्प्लॉय को DCRG भी DA ग्रांट कर सकता है, यानी कि ये डिस्क्रिशनरी पावर है DA का कि कंपेशनेट अलाउंस जहां पर सैंक्शन किया है वहां DCRG दी जाए या नहीं। 2008 में एक और सर्कुलर, इससे पहले जो मैंने 3 पैरामीटर्स की बात की, उस सर्कुलर से पहले एक सर्कुलर इश्यू किया गया था कि जहां भी कंपेशनेट अलाउंस देना है वहां इसके आदेश रिमूवल डिसमिसल के साथ ही कर देने चाहिए। कहने का मतलब है कि DA को जब ये आदेश पारित करता है तो उसका सर्विस रिकॉर्ड मंगा लेना चाहिए, पास है सर्विस रिकॉर्ड जो भी है वो देखना चाहिए, वो देख लेना चाहिए, जिससे कि वो एक डिसीजन ले कि कंपेशनेट अलाउंस देना है या नहीं देना। ओके, सो कंपेशनेट अलाउंस दे दिया,
साथ में साथ बीसीआरजी के लिए आदेश दे दिए गए कि बीसीआरजी दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, ठीक है। व्हाट अबाउट द अदर बेनिफिट्स? फॉर एग्जांपल, आपको मालूम होगा कि पुरानी पेंशन नीति में कम्यूटेशन ऑफ पेंशन का भी मेंशन किया गया बेनिफिट होता है कि अप टू 40% पेंशन कैन बी कम्यूटेड, जिसे लोग सादी भाषा में पेंशन लोन भी कहते हैं कि पेंशन से एडवांस पेंशन ले लिया। तो ये कम्यूटेशन एडमिसिबल है क्या? कंपेशनेट अलाउंस में से क्या एम्प्लॉय कंपेशनेट अपना 40% तक कम्यूट करा सकता है या नहीं? सो द आंसर इज यस, कि एम्प्लॉय यदि चाहे तो वो कंपेशनेट अलाउंस से जो कम्यूटेशन है वो करा सकता है। एक इंपॉर्टेंट बात जो छूट जाती है यहाँ पर वो ये है कि कंपेशनेट अलाउंस कैन नॉट बी मोर देन 2/3 ऑफ द पेंशन। 2/3 से ज्यादा पेंशन नहीं होगी कंपेशनेट अलाउंस। जब मैं ये डिसमिसल और रिमूवल के साथ साथ पेंशन की बात करता हूँ, इट कैन नॉट बी मोर देन 2/3 ऑफ द पेंशन। यानी कि सपोज पेंशन 1 लाख रुपए हो रही है तो 2/3 यानी 66,600 से ज्यादा 666 इससे ज्यादा पेंशन नहीं हो सकती, ठीक है। सो डीए कैन डिसाइड कि मुझे कितनी पेंशन ग्रांट करनी है। हो सकता है वो पूरा 2/3 न देके वो कहें कि मैं जो भी पेंशन है उसका 50% मैं पेंशन करता हूँ। लेकिन एक और राइटर है कि जहां भी कंपेशनेट अलाउंस यानी कि पेंशन देना है रिमूवल या डिसमिसल के मामले में, वहां 2/3 जो है कैन नॉट बी लेस देन 9,000, यानी कि 2/3 पेंशन 9,000 से जहां कम हो रही है वहां, हालांकि ऐसे मामले बहुत कम होंगे, वहां 9,000 कम से कम पेंशन देने का आदेश है। ओके, व्हाट अबाउट द अदर बेनिफिट्स? लाइक हमने पेंशन, ग्रेजुइटी और कम्यूटेशन की बात कर ली। आगे लीव एनकेशमेंट। तो लीव एनकेशमेंट के बारे में एक थंब रूल है कि जहां भी रिमूवल और डिसमिसल में कंपेशनेट अलाउंस दिया गया है वहां भी लीव एनकेशमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि 1/3 कंपल्सरी लीव पेंशन काट दिया गया है। तो यहाँ क्लैरिफिकेशन थंब रूल ये है कि पेंशन कट, नो लीव एनकेशमेंट। कंपल्सरी रिटायरमेंट यानी कि इससे पूर्व जो पेनल्टी इन क्लोज 7 है, कंपल्सरी रिटायरमेंट जो पिछले पहले जो हमने पेनल्टी देखी, वहां यदि पेंशन कार्ड भी दिया गया है तब भी वहां लीव एनकेशमेंट एडमिसिबल है, ये भी क्लैरिफिकेशन। बट इन रिमूवल एंड डिसमिसल, इवन इफ compassionate allowance is granted, leave encashment is not admissible. Post-retirement compulsory complementary passes, post-retirement complementary passes मिलेंगे या नहीं, इसके बारे में भी क्लैरिफिकेशन है इन रिमूवल एंड डिसमिसल। तो क्लैरिफिकेशन ये है कि जहां कंपेशनेट अलाउंस दिया गया है, दूसरा यदि एम्प्लॉय पीआरसीपी की जो कंडीशन है वो फुलफिल करता है, ऐसे मामले में एम्प्लॉय बिकम्स एलिजिबल फॉर पोस्ट रिटायरमेंट कॉम्प्लीमेंट्री पास, ठीक है। सो हमने ऑलमोस्ट सारे जो इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स हैं अलॉन्ग विद द कंपेशनेट अलाउंस वो हमने यहाँ कवर कर लिए। द पेनल्टीज अप टू डिसमिसल, तो ये आखिरी पेनल्टी थी डिसमिसल एंड डिसमिसल की, राइट। अब कुछ और इम्पोर्टेंट बातें हैं पेनल्टीज को लेके, उसको देखते हैं, जिसमें से काफी कुछ कवर कर ली गई है। जैसे इंक्रीमेंट यदि 3 साल से ज्यादा रोकना है तो इंक्वायरी शुड बी हेल्ड एज इन दी मेजर पेनल्टी केस। ऑब्वियसली मेजर पेनल्टी में ही इंक्वायरी होती है, मेजर पेनल्टी चार्जशीट के बाद ही। माइनर पेनल्टी के केस में इंक्वायरी नहीं होती, जरूरी नहीं होती, लेकिन यदि माइनर पेनल्टी को चार्जशीट इश्यू की गई है और एम्प्लॉय के डिफेंस के बाद यदि अथॉरिटी को ये लगे कि इसमें इंक्वायरी करना जरूरी है, माइनर पेनल्टी में भी ऐसे मामले में इंक्वायरी की जा सकती है, ठीक है। लेकिन इससे पहले एम्प्लॉय को चार्जशीट एक और जारी करनी पड़ेगी अलग फॉर्म में, विच इज 11B, ठीक है।
So 11B cannot be issued directly. Please remember. और क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं पेनल्टीज को लेके कि जब भी पेनल्टी अब जो मैं बात कर रहा हूँ डीए के लिए कर रहा हूँ, डिसिप्लिन अथॉरिटीज या अपीलेट अथॉरिटी की बात कर रहा हूँ कि एक बार जरूर सर्विस रिकॉर्ड को मंगा के देख लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है एम्प्लॉय का आप इंक्रीमेंट रोकना चाहे लेकिन वो ऑलरेडी मैक्सिमम पे सैलरी ड्रॉ कर रहा है उस लेवल का, या फिर वो अभी मिनिमम पे है तो आप 3 भी इंपोज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए सर्विस रिकॉर्ड देख लेना बहुत जरूरी है। सिमिलरली अगर पास अकाउंट आप पास रोकना चाहते हैं तो पास अकाउंट का भी एक बार देख लेना चाहिए कि एम्प्लॉय क्या सचमुच पास के लिए ड्यू है, एलिजिबल है, बन रहा है। हो सकता है उसके पहले से ही कुछ नंबर्स ऑफ पासेस रोक लिए गए। डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स, ब्राइबरी और करप्शन के मामले में कंपल्सरी रिटायरमेंट, रिमूवल या डिसमिसल ही इंपोज की जाए। पेनल्टी मस्ट कमेंसुरेट विद द ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस, और एक रिजल्ट स्पीकिंग ऑर्डर जारी करना चाहिए जिससे कि इन द आइज ऑफ लॉ ये स्पष्ट रूप से दिखे कि एम्प्लॉय के साथ सचमुच जस्टिस किया गया है। यहां मैं नेचुरल जस्टिस की बात नहीं कर रहा हूं, जस्टिस की बात। ठीक है, आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कुछ एक स्पेशल प्रोविजन है फॉर द क्वांटम ऑफ पेनल्टी कि कहां क्या कुछ ऐसा विधित है कि ये ऑफेंस होगा तो यही पेनल्टी इंपोज की जाएगी। तो द आंसर इज यस। कुछ एक ऐसे मामले हैं जहां पर पेनल्टी स्पेसिफाइड है। फॉर एग्जांपल एक्सीडेंटल केसेस। एक्सीडेंटल केसेस में बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। एक्सीडेंट कहाँ हुआ है, मेन लाइन में हुआ है, ब्रांच लाइन में हुआ है, इवन डिरेलमेंट हुआ है, या कोलिजन हुआ है, या फिर वो गुड्स ट्रेन है या पैसेंजर ट्रेन है। तो बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं और क्या पेनल्टी दी जाएगी इसके बारे में डिटेल्ड गाइडलाइंस है। तो इसको एक बार जरूर देख लेना चाहिए जो भी डीए है। यहाँ मैंने केवल बहुत जनरल सी बात की है कि जहां कोलिजन हुआ हो ऐसे मामले में रिमूवल या डिसमिसल की इंपोज की जाए। स्पार्ट केसेस में कोई भी मेजर पेनल्टी हो सकती है। राइट, ये है इंस्ट्रक्शंस। एंड इफ एम्प्लॉय इज फाउंड एक्सेप्टिंग ग्रेटिफिकेशन, ब्राइबरी, करप्शन ऐसे मामले में रिमूवल या डिसमिसल, यहाँ सॉरी यहाँ पर 9 होना चाहिए, एक गलती से 5 हुआ, तो रिमूवल या डिसमिसल ही हो सकती है। और यदि डीए इन पेनल्टीज के अलावा, जो स्पेसिफाइड पेनल्टीज हैं इसके अलावा ऐसे मामलों में अगर कोई और पेनल्टी जारी करता है, इंपोज करता है, तो उसे इसके रीजंस रिकॉर्ड करने कि क्यों वो अदर देन स्पेसिफाइड पेनल्टी इंपोज कर सकता है। तो पेनल्टीज के बारे में ये भी एक इंपॉर्टेंट बात। और आगे बढ़ते हैं। कुछ एक केसेस हैं जहां पर कोर्ट्स ने, सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दे रखे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे परमानंद वाला केस बहुत इंपॉर्टेंट केस है, जिसमें ये जब 88 में ये जजमेंट आया था, 88 और 89 में, और इसके बाद में काफी हंगामा भी हुआ था कि पेनल्टी कौन इंपोज करेगा इसके बारे में भी, और अपीलेट अथॉरिटी क्या डिसीजन ले सकता है, डीए क्या डिसीजन ले सकता है, पेनल्टी कहां पर आप चेंज कर सकते हैं, मतलब कि कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं। तो ये चीजों को लेके काफी क्लैरिटी आई 89 के बाद में। तो इसमें कोर्ट ने ये कहा था कि ट्रिब्यूनल, सीएटी को ये राइट नहीं है कि वो जहां भी प्रोसीजर फॉलो करके, सारे नेचुरल जस्टिस करके यदि पेनल्टी इंपोज की गई है तो ऐसे में इंटरफियर न करें, है ना। तो ये लिखा गया है इसमें कि ट्रिब्यूनल कैन नॉट इंटरफियर विद द फाइंडिंग्स ऑफ द इंक्वायरी ऑफिसर, और फाइंडिंग्स मतलब कि जो फाइनल ऑर्डर है, और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अनलेस दे आर आर्बिट्ररी और पर्पस। ठीक है। एंड इफ there has been an inquiry consistent with the rules, यानी कि इंक्वायरी नियमों के अनुसार की गई है, तो ऐसे मामले में पनिशमेंट को अल्टर करने का पावर्स नहीं है सीएटी को। हालांकि
हम लोग देखते हैं कई मामलों में जहां कैट को ये लगता है कि यहाँ प्रोसीजरल लैक्यूना है, जहां पेनल्टी ऑफेंस, ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस से ज्यादा इंपोज की गई है ना, जो जस्टिफाई नहीं करती पेनल्टी ऑफेंस को, तो ऐसे में कैट जरूर इंटरफियर करता है। बाकी अन्यथा मामलों में कैट इंटरफियर नहीं करता है आफ्टर दिस वर्डिक्ट। आगे इसी जजमेंट में लिखा है, इफ अ पेनल्टी कैन बी लॉफुली imposed and is imposed on the proof of misconduct, the tribunal has no power to substitute its own decision। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने आप देखिए कि ट्रिब्यूनल को क्या एडवाइस की गई, adequacy of the penalty unless it is malafide is not a matter of for the tribunal to be concerned with। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि ये जो है उसके पास, क्योंकि ये कहा जाता है कि डिसिप्लिनरी अथॉरिटी जो है वो एक पासी गवर्नमेंट अथॉरिटी ही है, पासी जुडिशियल अथॉरिटी है, तो उसके पास जो पावर है ट्रिब्यूनल के बराबर पावर होता है। तो डीए को चाहिए कि एक रीजन अच्छा ऑर्डर पास करे जिसमें कि ट्रिब्यूनल इंटरफियर ना करे, एटलीस्ट लोअर कोर्ट तक जो है 10 बार सोचें कि क्या इस ऑर्डर को इंटरफियर किया जाए या नहीं। एक और जजमेंट है उपेंद्र सिंह का, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जजमेंट है, वो भी सिमिलर है। सो आपके साथ यदि चाहेंगे तो मैं शेयर कर दूंगा बाद में। मैंने अपना चैट बॉक्स में मैं एक नंबर डाल दे रहा हूं अपना, कॉन्टेक्ट नंबर 9601285944। तो यदि आपको चाहिए ये पीपीटी या फिर इसके एक्सट्रैक्ट्स अगर चाहिए तो आप मुझसे मैसेज के जरिए आप ये प्राप्त कर सकते। ये सारी इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैंने कर दी, और अब जो एक दो इंपॉर्टेंट बातें मैं करने जा रहा हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है मल्टीपल पेनल्टीज। ठीक है, तो मैं कुछ एक इसमें सर्कुलर को मैं आपके साथ मैं मेंशन करना चाहूंगा कि इस सर्कुलर के बाद काफी क्लैरिटी आ गई कि एक से ज्यादा पेनल्टी जहां हुई है उसे कैसे इंप्लीमेंट किया जाए। तो प्लीज नोट डाउन वन ऑफिस मेमोरेंडम इशूड बाय द डीओपीटी, बहुत रिसेंट है, अक्टूबर 2022 में इशू किया गया है, जिसमें 3 इलस्ट्रेशंस दिए हुए हैं कि एक से ज्यादा पेनल्टीज अगर इंपोज की गई हैं तो इसे कैसे इंप्लीमेंट किया जाए। तो थोड़ी सी मैं बात करूंगा, आप इलस्ट्रेशंस आप जरूर देखिएगा जो लोग डील करते हैं, इंप्लीमेंटेशन पार्ट जो लोग डील करते हैं, जैसे हमारे पे क्लर्क हैं, जैसे हमारे डीएनडे क्लर्क्स हैं। ठीक है, ये डीए से रिलेटेड नहीं है, बट डीए को जरूर ये फ्रेजियोलॉजी की का ध्यान रखना चाहिए। और सेकेंडली, पेनल्टी इंपोज करने से पहले डीए, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी या अपीलेट अथॉरिटी को ये जरूर देख लेना चाहिए कि पेनल्टी इंप्लीमेंटेबल है या नहीं है। हाँ, तो अब बात करते हैं, जैसे 2 पेनल्टी एक साथ इंपोज कर दी गई, एक है इंक्रीमेंट की, दूसरी भी इंक्रीमेंट है, इंक्रीमेंट की पेनल्टी है, मतलब दोनों ही इंक्रीमेंट की एनआईपी है। या फिर ये हो सकता है कि एक पेनल्टी है रिडक्शन इन पे और दूसरी पेनल्टी है विथहोल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट। तो जहां तक इंक्रीमेंट का बात है, इंक्रीमेंट की बात है, प्लीज रिमेंबर कि इंक्रीमेंट कोई इमीडिएट इफेक्ट से लागू नहीं होता, वो फ्रॉम द डेट ऑफ इंक्रीमेंट जो भी ड्यू हो, नेक्स्ट ड्यू हो, उसी दिन से लागू होगी। Whereas जो रिडक्शन है, इट कैन बी implemented immediately. It comes into effect immediately if nothing is mentioned about the effect. For example, एम्प्लॉय का पे रिड्यूस कर दिया गया है 50,000 से सपोज 48,000। ठीक है, 2,000 का इंक्रीमेंट था, मैं केवल एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो ये 48,000 कांस्टेंट रहेगा, और 2 साल के लिए अगर है तो 2 साल तक 48,000 ही रहेगा, तब तक इसे कोई इंक्रीमेंट्स नहीं मिलेंगे। अब इसके साथ साथ एक पेनल्टी आ गई तुरंत
2 महीने बाद एक और NIP आ गई, विथहोल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट। अब चूंकि अगले 2 साल तक तो उसको कोई इंक्रीमेंट मिलना ही नहीं है, तो ऑब्वियसली ये जो NIP है वो बाद में लागू, एक और इंपॉर्टेंट बात कर दूं, 2022 का जो मैंने अभी जो ऑफिस मेमोरेंडम मैंने कोट किया है, उसमें 2-3 इंपॉर्टेंट बातें की गई हैं कि हायर पेनल्टी कौन सी है या लोअर पेनल्टी कौन सी है। ठीक है, इसमें ये लिखा है कि हायर पेनल्टी को तुरंत इंप्लीमेंट कर दिया जाए। ठीक है, हमारे क्रम में 3B जो पेनल्टी है, रिडक्शन इन पे, वो छोटे क्रम में है, तो इसे छोटी ही मानी जाती है। 4 जो है वो हायर पेनल्टी है इंक्रीमेंट की, वो ऊंचे क्रम में है तो उसे ऊंची पेनल्टी मानी जाए, क्योंकि इसका जो इसमें जो लिखा है उसका सीधा संबंध क्रम से ही है, और कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं है हायर या लोअर के बारे में। कहने का मतलब है यदि इंक्रीमेंट की पेनल्टीज रिडक्शन की साथ साथ आती हैं तो इंक्रीमेंट की बाद में लागू होगी, यदि इंक्रीमेंट इमिनेंट नहीं है, और 3B जो है वो इसके बाद लागू, यदि डेट स्पेसिफाइड नहीं है। इन जो विथहोल्डिंग ऑफ जो रिडक्शन है इसमें कोई डेट स्पेसिफाइड नहीं है, देन इट विल बी इफेक्टेड इमीडिएटली। बहुत अच्छे 3 इलस्ट्रेशंस दिए गए हैं। आई विल अगेन से एंड इंसिस्ट कि जो लोग डील कर रहे हैं इंप्लीमेंटेशन पार्ट, जरूर एक बार पढ़ ले ये DOPT का जो ऑफिस मेमोरेंडम है 28 अक्टूबर 2022। हायर पेनल्टी को इंप्लीमेंट करने से ये भी मतलब है, सपोज कि रिडक्शन आ गया किसी एम्प्लॉय का, तो रिडक्शन इन स्केल यानी कि लेवल, तो वो इमीडिएट इफेक्ट से वो पहले इंपोज कर देना चाहिए रादर देन इंक्रीमेंट या फिर। और एक इंपॉर्टेंट बात है रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स बाय द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। यदि डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ने जो ऑर्डर पास किया है, जो स्पीकिंग ऑर्डर जिसे हम कहते हैं, एक तो मैं ये भी बता दूं कि स्पीकिंग ऑर्डर्स टाइटल लगाने की जरूरत नहीं है, द टाइटल शुड बी ओनली ऑर्डर। स्पीकिंग एक बोलचाल की भाषा है, एक समझने वाली भाषा है। स्पीकिंग ऑर्डर हम क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें डिटेल्ड ऑर्डर होता है कि क्यों ये पेनल्टी इंपोज की जाती है। स्पीकिंग ऑर्डर के जारी करते समय उस पर जो टाइटल है वो स्पीकिंग ऑर्डर लिखने की जरूरत नहीं है, केवल ऑर्डर लिखें। ऑर्डर शुड बी स्पीकिंग लाइक दैट। सो एक और इम्पोर्टेंट जो बात थी वो ये थी कि DA अगर कोई गलती कर देता है पेनल्टी इंपोज करने के बाद, पेनल्टी इंपोज करते समय, 2021 का एक सर्कुलर है फ्रेजियोलॉजी के बारे में, यू कैन नोट डाउन द नंबर RBE 22/2020, जिसमें पेनल्टी 3B और 5 का एग्जाम्पल लेते हुए समझाया है। इसमें लिखा है कि एग्जैक्ट जो फ्रेजियोलॉजी है वो यूज करनी चाहिए, विथ और विदाउट फ्यूचर इफेक्ट, बिना सोचे समझे नहीं लिख देना चाहिए DA। सो आई विल अगेन आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन, DA जो भी है या अपीलेट अथॉरिटी जो भी है, यदि आप पेनल्टी इंपोज करना चाहते हैं या ऑल्टर करना चाहते हैं तो रूल नंबर 6 में जो पेनल्टी दी गई है उसे जरूर एक बार पढ़ें और उसके अनुसार ही पेनल्टी इंपोज। एक और इम्पोर्टेंट बात है, इसके बाद मैं सेशन को ओपन कर दूंगा 1-2 बातें करने के बाद, कि जो डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट है। सपोज पेनल्टी आपने देखा, पेनल्टी इन क्लोज 4 यानी कि विथहोल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट कैन बी विथ फ्यूचर इफेक्ट। ठीक है, सपोज 6 महीने के लिए विथ फ्यूचर इफेक्ट कोई पेनल्टी इंपोज की गई है, इंक्रीमेंट विथहोल्ड किया है, तो क्या इससे उसका अगला इंक्रीमेंट पे इफेक्ट होगी? सो द आंसर इज नो, क्योंकि आफ्टर 6 पे कमीशन गवर्नमेंट ने ये कह दिया कि एटलीस्ट 6 महीने की क्वालिफाइंग सर्विस एम्प्लॉय ने की है फॉर इंक्रीमेंट, देन ही इज एलिजिबल फॉर नेक्स्ट इंक्रीमेंट। ठीक है, तो ये जो सर्कुलर है RBE 9/2014, इसको जरूर पढ़े कि 6 महीने तक अगर पेनल्टी विद फ्यूचर इफेक्ट भी है तो भी वो फ्यूचर के इंक्रीमेंट को अफेक्ट नहीं करेगी। इसमें एक क्लैरिफिकेशन।
एक और इम्पोर्टेंट बात, डीपीसी जब प्रमोशन कंसिडर करती है, देन डीपीसी के पास एक पावर होता है। डीपीसी यानी कि जो कमिटी मेंबर्स हैं, they can have access to all the documents or cases, the case papers, which can have effect on the promotion of the employee. Yes, ये जो बात की गई है वो भी डीओपीटी का एक ऑफिस मेमोरेंडम है, अप्रैल 2014 में इश्यू हुआ था, 28 अप्रैल 2014। तो इसमें भी ये संकेत मिलते हैं कि डीपीसी हैज लॉट ऑफ पावर्स, ठीक है। सो इसके साथ, ये कहने के साथ साथ मैं जो मंतव्य है, वक्तव्य है, इसको मैं पूर्ण करता हूँ।